प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक की, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब ध्यान से सुनना, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का बेसिक क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है, और ये 12th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, हुआ क्या, जब हमने कैलकुलस स्टार्ट की तो कैलकुलस ऐसे तो स्टार्ट हो गई हमारी किस क्लास में, 11th में। वहाँ आया था लिमिट, पहले फंक्शन आया फिर लिमिट आया। लिमिट के कॉन्टिन्यूशन में हमें देखना है कॉन्टिन्यूटी को। तो पहले बात आती है कि कॉन्टिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सभी बच्चों को इस चैप्टर को, जैसे एनसीईआरटी ने सीक्वेंस में इसको दे रखा है डिफरेंशिएशन से पहले, तो वास्तव में बच्चों को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए डिफरेंशिएशन से पहले ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड क्या है, डिफरेंशियबिलिटी, और डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड क्या है, डिफरेंशिएशन। तो बात करते हैं हम लोग इस चैप्टर की, नाम क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अच्छा, आराम से इस चैप्टर को देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा है, व्हाट इज द कॉन्टिन्यूटी। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं कि तुम इस लेटर का, इस वर्ड का मीनिंग ही बता दो बस, क्या है कॉन्टिन्यूटी। वेरी गुड। मतलब आपके पास कॉन्टिन्यूअस होने का मीनिंग, जैसे ये मैथमेटिकली बता रहा है, जैसे कोई बच्चा एकदम नया बच्चा हो, उससे भी बोले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो वो कहेगा सर लगातार आ रहे हैं। जैसे बच्चे क्लास में कॉन्टिन्यूअस आते हैं, अब तुमसे बोलो तुम स्कूल डेली जाते हो, उसको ऐसे ही बोल सकते हो कि कॉन्टिन्यूअस जाते हैं स्कूल, यानी कोई गैप नहीं है। और जिस दिन तुम्हारा गैप हुआ, मान लो जैसे कहते हैं ना, तो ये बच्चा बहुत डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये क्लास में रेगुलर नहीं आता है। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब है वो उस जगह गैप है, चाहे वो वही किसी स्कूल की बात हो, किसी कोचिंग की बात हो, या किसी टॉपिक को समझने की बात हो। तो सिमिलरली मैथमेटिक्स के अंदर जब कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स में कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग वही है कि कुछ और है। अब समझना, जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक ग्राफ बनाया और मैंने ये बोला कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई भी ग्राफ डिफाइन है, वो इस तरीके से डिफाइन है, वो ऐसे दे रखा है, बस यहीं से यहाँ तक देखना है। तो तुम एक चीज़ ध्यान से देखो, ये ग्राफ इस पूरे इंटरवल में लगातार कॉन्टिन्यूअस है, कहीं कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ। वहीं एक दूसरा पर्सन आया, उसने इसी इंटरवल में ग्राफ बनाया, लेकिन ग्राफ बनाते समय उसने क्या किया कि ग्राफ में इरेजर से 2 जगह इरेज कर दिया। तो अब क्या ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस रहा? नहीं रहा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। तो तुम्हें मैथ्स में भी यही सीखना है कि फंक्शन कौन से कॉन्टिन्यूअस है और कौन से डिसकॉन्टिन्यूअस है। हाँ, बात तो ये आती है कि ये सीख क्यों रहे हैं हम सर, यूज क्या है इसका। तो कॉन्टिन्यूटी एकदम रिलेट करेगी डिफरेंशियबिलिटी से। देखो, ये सीख इसलिए भी रहे हो, जैसे लिमिट हमने क्यों सीखी थी भाई, यदि किसी बच्चे की कोई बात पूछना चाहेगी कि सर लिमिट ही क्यों सीखी, तो मैं सबको एक बात बता दूं, मैथमेटिक्स के हर एप्लीकेशन का यूज़ ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट्स में है, लेकिन हम उस लायक हो जाएं कि उस एस्पेक्ट को समझ पाएँ, वो तो आगे जाके ही समझ पाओगे आप। अब मेरी बात सुनो, लिमिट हमने जो सीखी उसकी फंडामेंटल मीनिंग या फंडामेंटल ऑफ द लिमिट्स क्या होता है, उसको यहाँ पे मैं एक बार रिकॉल करूँगा। यानी 11th क्लास का ही काम है, तो हमारे लिए ये समझ लेना कि 11th में सर हमने लिमिट ये सीखी थी, फिर उसको कॉन्टिन्यूटी से मैं रिलेट करूँगा। तो पहले हम देखते हैं कि 11th क्लास में जो लिमिट तुमने पढ़ रखी है उसका क्या मीनिंग है। तो कॉन्टिन्यूटी का एक जो देसी मीनिंग है वो समझ में आया कि ये लगातार है, ये लगातार नहीं है। अच्छा, बहुत सारे ग्राफ्स को देख के भी तुम बता सकते हो कि ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। 11th क्लास में याद करो, बहुत सारे ग्राफ हम लोगों ने पढ़ रखे थे। जैसे मैं तुमसे कहूँ ग्रेटेस्ट एंटीयर का ग्राफ, तुम ध्यान से देखो, उसमें गैप आते थे। साइन एक्स का ग्राफ कॉन्टिन्यूस था, कॉस एक्स का भी कॉन्टिन्यूस था, टेन एक्स का कॉन्टिन्यूस नहीं है। तुम देखोगे उसमें गैप आ रहे हैं, लेकिन उस बात को भी हम समझेंगे कि वो किस तरह से कॉन्टिन्यूस हो जाता है और नहीं होता है, वो देखेंगे। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी का मोटा मोटा मतलब समझ में आ गया। अब यार लिमिट का इसमें क्या यूज़ हो रहा है उसको समझते हैं। लिमिट का क्या यूज़ हो रहा है, अब ये बताओ। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लिमिट। लिमिट है क्या, क्या लिमिट है? तुम अपनी लिमिट में रहो, कहते नहीं है तुम अपनी लिमिट में रहो, वो तो अपन जनरल बोलते हैं। हाँ, और जैसे औकात में रहो, यहाँ लिमिट का क्या यूज है?
सुनना, हाँ वो हिंदी है उसकी, सीमा में रहो। अब इधर देखो, समझना मेरी बात, लिमिट का सही मीनिंग यहाँ समझ जाना। एक्स किसी नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है, जैसे 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और मैं तुमसे कहूं कि कोई फंक्शन है ये, बेटा ये नंबर कहां अप्रोच कर रहा है, ये बताना लिमिट कहलाएगा। इस बात को समझने के लिए लगभग सारी बुक्स में ऐसे ही एग्जाम्पल से फंडामेंटली स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एक बना ली यहाँ टेबल, मान लो रफ टेबल यहाँ एक क्रिएट कर दी, थोड़ा सा टेबल में लाइन सही ले लेते हैं। मान लो ऊपर वाली लाइन कैसी होगी, नीचे वाली लाइन सही ले ली, ठीक। यहां पर मैंने, अब सुनना, यहां मैं लिखूंगा x और नीचे लिखूंगा fx। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y के लिए थोड़ा सा मुझे काम करना है, तो वो समझते हैं, सीधी लाइन है, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से मेरी बात समझना, x को 2 मत कभी रखना, क्योंकि 2 रख दिया ना तो ध्यान से देखो ये बन जाएगा 0/0। ये कहलाती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मैथमेटिक्स में ये चीज मीनिंगलेस है। हाँ 11th क्लास में जो लिमिट पढ़ के आ रहे हैं वो समझ सकते हैं कि हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, इन्हीं के लिए लिमिट बनी हुई है। एक्चुअली जब इस क्वेश्चन में x जब 2 की तरफ जा रहा है, और तुमको सर 2 की तरफ क्यों जा रहा है, भाई ये कह रहा है x टेंड्स टू 2, तो 2 की तरफ जाने का भी मतलब बड़ा स्पेसिफाइड है। 2 के एकदम बगल में बात करनी है, एकदम नियर। अब कोई क्या 2 का बगल क्या होता है, 2 का नियर क्या है, तो 1 पे नहीं आना है। 2 के बगल का मतलब है आपने 1 पॉइंट, यहां बहुत सारे 9 है, इतने सारे 9 है। ऐसे ही 2 के थोड़ा सा आगे देखोगे तो 2 के जस्ट बगल में बहुत सारे जीरोस हैं, बहुत सारे जीरोस, और फिर कहीं 1 लिखा है एकदम पास में। समझना ध्यान से, नहीं बात समझ में नहीं आएगी और लिमिट का मीनिंग किसी को समझा नहीं पाओगे आप। और आज की इस क्लास में तुम ये समझ जाओ ना लिमिट ये है, तो इस क्लास का उद्धार हो गया कि हाँ सर लिमिट जो है ना वो ये होती है। तो मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लिमिट इज द अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन when x approaches to a particular value, meaning x जब 2 की तरफ जा रहा है तब ये फंक्शन किस तरफ जा रहा है, ये इस फंक्शन की x टेंड्स टू 2 पर लिमिट कहलाएगी। दोबारा सुनना, x टेंड्स टू 2 पर फंक्शन की लिमिट इस फंक्शन की अप्रोचिंग वैल्यू है, मीन्स x को 2 की तरफ जाने पर फंक्शन किस तरफ जा रहा है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो कहां जा रही है, ये बताना होती है लिमिट। तो सर ये कहां जा रही है, तो तुम एक काम करो, मैं जब बताता हूं बच्चों से बोलता हूं थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज रख के इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि यार देखो 2.0000 बहुत सारे जीरो, फिर बच्चा कौन सॉल्व करेगा। तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कहता हूं 2.1 रख लो, और यकीन करो 2.1 का स्क्वायर बच्चा कर लेगा। 21 का स्क्वायर हो रहा है 4.41, और माइनस में 4 कर लेगा। तुम ध्यान से देखना इस कैलकुलेशन को, 4.41 माइनस 4 अपॉन 2.1 माइनस 2, और बेटा ये सिंप्लीफाई भी इजीली हो जाएगा, ये आएगा 0.41 अपॉन 0.10, देख लो, और देखो 4.1 आ गया। अब मेरी बात सुनना, आपने इसमें जो भी है फिलहाल ऐसे ही देखा हमने, हमें कुछ नहीं आता इसमें कि सर ने जो दिया है उसी में रखा है, वैसे ही किया है हमने। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 4.1। ऐसे ही तुम सोचो जब 2.001 होगा तो ये 4.00001 ले रहा होगा, यस और नो। और पता है ये वैल्यू यहां से रखते हुए आ रहे हैं, जब हमने 2.2 लिखी थी तो 4.2 आया था, हालांकि इतनी बड़ी रखी कभी नहीं है, बस समझाने के लिए। ये 4.3 आया। ऐसे इधर जब रख रहे हैं तो 1.9 रखोगे ना, कैलकुलेट कर लेना 3.9 आएगा, 3.9, और 1.999 रखेंगे तो वो 3.999 ऐसे आएगा।
तो एक बात बताओ, अब मैं बच्चों को समझाने के लिए बोलता हूँ 1.8 पे 3.8 है, 1.7 पे 3.7 है, मतलब इस तरफ से भी अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ। अब मुझे एक बात बताओ, जब x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है दोनों तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, तो वैल्यू ने किस तरफ अप्रोच करना चाहा है? वैल्यू जा रही है 4 की तरफ, दोनों तरफ से देखो वो 4 की तरफ जा रही है एकदम। भाई 3.999999 बेसिकली कहां जाना चाह रहा है? और 4.00001 कहां जाना चाह रहा है? तो भाई साहब ये अप्रोचिंग वैल्यू ही इसकी लिमिट है। क्या बात समझ में आई? मीन्स लिमिट इज नथिंग, लिमिट इज द टेंडिंग वैल्यू। when x tends to 2, then fx tends to a particular value, that value is called the limit. जब x, ज़्यादा इंग्लिश होगी क्या? जब x 2 की तरफ जा रहा है, तब fx जिस तरफ जा रहा है उस तरफ जाने को ही लिमिट बोलते हैं। तो बताओ इस केस में लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 4 आ जाए। तो चलो ये तो सर हमारा रिवीजन हो गया किसका? लिमिट का। अब सर इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहां पर हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी में हमें सर ये तो समझ में आ गया कि ग्राफ ऐसे बनता है, ये कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो समझना ग्राफिकल लिमिट का मतलब भी समझ में आना चाहिए था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यदि मैं तुमसे कहूं, जैसे मैं आगे चलने से पहले यही समझाना चाह रहा हूं देखना, सपोज मैंने कोई ये ग्राफ ऐसे बना दिया, एक्स और वाई एक्सिस लेके, मान लो ये एक्स एक्सिस है, सीधी देख लेना एक बार, ठीक है? रेडी हो गई? ये मान लो वाई एक्सिस है, हालांकि जरूरत नहीं है एक्स और वाई एक्सिस की, दोनों की, जो काम कर रहे हो उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, ध्यान इसी में रखना है। ये एक्स और वाई एक्सिस हो गए दोनों। अब मान लो किसी ने कोई ग्राफ बना दिया, ग्राफ इस तरीके से बनाया उसने, ऐसे एक लाइन, जो भी अभी बता दूंगा मैं तुम्हें, और फिर उसके बाद उसने बना दिया यहां से ये। अब देखना ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 2 है, सपोज किसी एग्जांपल के लिए यहां पे वैल्यू 4 है। अच्छा, और ये यहां से यहां तक ग्राफ डिफाइन है, बस फंक्शन इतने डिफाइन है, ठीक। अब मुझसे कोई कहे कि भाई साहब ये ग्राफ में यहां पर यदि मैं अपना मार्कर लेके चलूं तो इस जगह 2 पर दिक्कत हो रही है, और 2 पर पता है इसकी वैल्यू इतने ऊपर दे रखी है 5। तो पता है लिमिट हमें क्या सिखा रही थी और कॉन्टिन्यूटी क्या सिखाने चाह रही है? लिमिट पता क्या कहती थी? यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, सुनना ध्यान से, हम पता है 2 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाह रहे थे, तो लिमिट ने हमें सिखाया 2 के इधर और 2 के इधर, ध्यान से सुनो ना, जब फंक्शन की वैल्यू सेम है 2 के राइट में यानी 2 प्लस एच पर, और 2 के लेफ्ट में 2 माइनस एच पर, फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो तुम ये कह सकते हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अच्छा मैं एक काम करूं, 2 पर भी वैल्यू दे दूं, तो तुम ये कह सकते हो, जैसे 2 पर वैल्यू मैंने कितनी दे रखी है अभी इस केस में, मान लो मैंने दे रखी है 6 इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, यानी मैंने एक क्वेश्चन सेट किया है ऐसा कि भाई फंक्शन जो है ऐसा है बेटा, इस क्वेश्चन का इस ग्राफ से कोई रिलेशन नहीं, मैं समझा रहा हूं बस कि ऐसा क्वेश्चन है, x जब 2 नहीं है, समझना, x जब 2 नहीं है, अभी देखो ये बेचारा वो है कंट्रोल, x जब 2 नहीं है तो इसकी वैल्यू अभी देखा था हमने 4 की तरफ जा रही है, और मैंने जब x 2 था तब इसकी वैल्यू 6 ले रखी है। तो भाई साहब 2 पर यदि लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो ना, तो वैल्यू दोनों की तरफ 4 आ रही थी, यानी ग्राफ ऐसा लग रहा था एकदम मिल जाएगा, लेकिन 2 पर जंप करके वहां पहुंच गया ऊपर। हाँ मतलब 2 पे तो पता ही नहीं थी, और 3.9 4.1 आ रही थी, तो भाई साहब तुम ऐसा तो नहीं कह सकते कि 2 पर वैल्यू 2 आ रही है। भाई इतना थोड़ा बड़ा गैप तो था ही, एग्जैक्टली 4 तो नहीं हो पाया ना। मीन्स अभी बीच में माइक्रोस्कोप से देखने पर भी कुछ तो रह ही आएगा वहां पे, तो भाई तुम ये तो नहीं कह पाओगे कॉन्टिन्यूअस है। हाँ
अब यदि 2 पर भी वैल्यू 4 हो जाए तो मैं क्या कहूँगा, कॉन्टिन्यूअस है। जब 2 पर भी वैल्यू 4 हो गई तो मुझे एक बात बताओ, क्या कॉन्टिन्यूटी करने के लिए हमें लिमिट का यूज़ नहीं करना पड़ा? तो जब उस लिमिट का यूज़ कर लेते हैं ना तो कॉन्टिन्यूटी की थ्योरी बन जाती है, और उसी थ्योरी को यहाँ लिखा हुआ था, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। मतलब अब उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस करने के लिए मुझे 3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसके दाईं तरफ, उसके बाईं तरफ। तो मैंने एकदम देख लिया कि अच्छा ये तो एकदम बगल में ही आ रहा है, बिल्कुल सही है, अब उस पॉइंट पर और देख लूँगा मैं, काम खत्म। और तीनों जगह वैल्यू सेम हो गई तो मैं कह दूँगा उस पॉइंट पर बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, अब फंक्शन भैया कंटिन्यूस है ये उस पॉइंट पर। ये कहलाती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी की बेसिक फंडामेंटल। क्या मेरी बात समझ में आई? तो सुनो, इस बात को लिखते हैं एट दैट पॉइंट। मान लो मुझे एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, समझना, और करनी थी एक्स इक्वल टू ए पर, तो मैं कहूँगा एक्स इक्वल टू ए पर आर एच एल, मतलब राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के। और तीसरी चीज़ होती है बेटा वैल्यू, ये होती है वैल्यू एट द पॉइंट। इसको हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, और 9th क्लास में शायद पहली बार मिल गया हो, 8th में मिल गया हो, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ तो डायरेक्ट उसमें रख देते थे वैल्यू ही है। तो बेटा वैल्यू से और लिमिट से पहले तो कन्फ्यूजन नहीं होना, बच्चा 11th क्लास में इसी में कन्फ्यूजन में पड़ा रहता है, वो लिमिट सीख ही नहीं पाता है। लिमिट एकदम अलग एस्पेक्ट से, वो टेंडिंग वैल्यू है। और यहाँ हमने सीख लिया कि जो थोड़ी सी कमी थी, थोड़ा गैप हो भी सकता था, वो वैल्यू ने कंप्लीट कर दिया, तो फंक्शन कैसा हो गया। तो 3 बातें ये तुम्हें इक्वल करनी है। क्या क्या करना है बोलो, आर एच एल वैल्यू किसी भी पॉइंट पर। तो पता बेसिक फंडामेंटल ये हो गया कि क्वांटिटी चेक करने के लिए हम इतना चेक करेंगे। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, उसके लिए आर एच एल एल एच एल और वैल्यू हमें चेक करनी है, और ऐसे ही मिल जाएगा हम कह देंगे फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस। अच्छा एक बात बताओ, ये एक पॉइंट पर हो गया, तो कोई फंक्शन डिफाइन होगा, वहाँ बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो हर पॉइंट पे चेक कर लेंगे। अब मेरी बात सुनना, बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ पढ़ चुके हैं हम, जिसमें हम देख के बता सकते हैं ये तो भैया डिसकॉन्टिन्यूस है। हम खामखा उसमें दिमाग क्यों लगाएं? जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई कहे इंटीजर पे कैसा है, तो ग्राफ देख लो ना उसका कैसा है। भाई इंटीजर पे ग्राफ ऐसे बनता है उसका, देखना 0 से 1 में, जैसे मैं कलर चेंज कर देता हूँ 0 से 1 में जो बनेगा ना वो ये लाइन आएगी, 1 से 2 में ऐसे, फिर ऐसे। तो इंटीरियर पे ब्रेक बनते हैं, सीढ़ी बनती है, लेटर ग्राफ होता है। तो भाई इंटीरियर पे डिसकॉन्टिन्यूस है भैया, इतने बड़े बड़े गैप आ रहे हैं। भाई मैं इस ग्राफ को बनाने जाऊंगा, इतने ही मैं देख लूँ, इतने ग्राफ को ही, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने पर फिर मार्कर उठाना पड़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ फिर उठाना पड़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ। तो फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूस है। क्लियर? अच्छा अगली हेडिंग देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी कितने टाइप की होती है? अब मेरी बात सुनना, टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी लेने से पहले मैं चाहता हूं कि बच्चा फंडामेंटली 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करे। तुम्हारे मन में भी यही है, तुम बच्चे तो अच्छे हो, बस तुम्हारा मन खतरनाक है। देखो मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, लिमिट x टेंस टू 2, मतलब मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि तुम्हारी 11th क्लास का भी रिवीजन हो जाए। अच्छा तो लिमिट x टेंस टू 2 नहीं, मैं क्वेश्चन दूंगा तुम्हारा कैसे, फंक्शन के फॉर्म में। तो क्वेश्चन ये दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9 x -3। बेटा मैंने छोटा सा चेंज किया है, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, और मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या बच्चे ये चेक कर सकते हैं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो RHL और LHL लिखने के स्टेप्स फॉलो करना सीखना है। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे फाइंड करेंगे हम RHL, LHL और वैल्यू, ये तीनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन मैंने दिया तो x = 3 पर वैल्यू 6 है। पहले तो एक बात समझना, ये क्वेश्चन fx की डेफिनेशन है कि जब 3 नहीं है तब fx ये है, जब 3 है तब fx ये। इनको 2 फंक्शन मत समझ लेना। अब सुनो, RHL जब लिखते हैं तब उसमें क्या लिखते हैं, x टेंस टू 3 प्लस, एकदम शांति समझना,
3 से बड़ा x रखने जा रहे हो, 3 नहीं तो 3 से बड़ा रखने जा रहे हो तो यहाँ रखोगे ना, क्योंकि 3 नहीं है। अच्छा, यहाँ फंक्शन आ जाएगा जिसको मैं fx बोल रहा हूँ अभी फिलहाल। अगले, हाँ थोड़ा सा प्लस, मतलब ये सिंबल है लिखने का, 3 प्लस, वो आगे लिख रहा हूँ इधर देखो। हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे तुम लिखो x टेंस टू 3 प्लस h, ये भी बेटा एक ही बात है बिल्कुल, बड़ा हो जाएगा। ठीक है। fx ये सारे लिखे जाते हैं, ये बता रहा हूँ मैं। अब देखो इसी लाइन को आगे लिख देते हैं इस तरीके से कि लिमिट h टेंस टू 0। अब यार जो h है वो तो वैसे ही 0 है, यहाँ 3 प्लस से 3 प्लस h कर दिया हमने। अब जो x है वो यहाँ जा रहा है, तो ये जो x है उसकी वैल्यू को मैं रिप्लेस कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पे देखो इतना जो लिखा था उसके प्लेस पे सिर्फ ये लिखा है कि h 0 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा f3 प्लस h। तुम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो RHL में, ठीक। अच्छा अब समझना, fx ये है तो यहाँ ये fx बनना है, तो x के प्लेस पे ये आ रहा है ना, तो पूरी जगह जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पे 3 प्लस h आ जाएगा, तो उसके प्लेस पे 3 प्लस h रख दूंगा मैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, 3 प्लस h होल स्क्वायर, ये -9 अपॉन 3 प्लस h -3। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो तो बताओ 3 से 3 कैंसिल। अब उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, अभी होल स्क्वायर हुआ नहीं बेटा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। 9 h स्क्वायर 6h अपॉन h। अच्छा तुम्हें एक बात सिखा दूं, यदि लिमिट हम लोगों ने पढ़ी है तो लिमिट ध्यान से देखो, हर स्टेप पर अभी 0/0 फॉर्म है, यहाँ पे भी 0/0 फॉर्म है, क्योंकि अभी तुम h को 0 लिखोगे मतलब टेंस टू 0 जो है, तो देखोगे ये भी 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है। अब देखना h स्क्वायर और h में 6h में क्या कॉमन हो जाएगा, h। तो इस प्रोसीजर को यहाँ समझना, ये दिमाग में रखना, और इधर देखो लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा h प्लस 6 अपॉन में h। अभी भी फॉर्म कौन सी है, लेकिन सुनो ये 0 नहीं है, ये टेंडिंग टू 0 ही है। हाँ h 0 नहीं है, h 0 की तरफ टेंड कर रहा है। अच्छा तो ये तो एक नंबर है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये बताओ h 0 की तरफ जा रहा है तो 6 प्लस 0 की तरफ की एक वैल्यू, उसकी वैल्यू 6 हो गई ना, तो यही आंसर हो गया लिमिट का। तो RHL की वैल्यू 6 आ गई। सेम प्रोसेस से LHL निकालेंगे। अभी हमने RHL में जो लिखा था 3 प्लस h, अब डायरेक्टली यहाँ पर मैं यही एक बार लिख दे रहा हूँ, यहाँ हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और f3 माइनस h, ये कहलाएगी LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी लेफ्ट हैंड लिमिट को आगे हम समझ लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूँ, तो देखो LHL इस प्रोसीजर को समझना, लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h, और फंक्शन याद रखना लिमिट h टेंस टू 0। बेटा फंक्शन क्या था, x स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ आएगा 3 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस h माइनस 3। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ क्या आएगा, समझना भी बेटा कार्तिक, हाँ समझने वाली काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 9 अपॉन माइनस h, फिर ये कैंसिल, और वो देखते रहना 0/0 फॉर्मेट तो मेंटेन है। लिमिट h टेंस टू 0, पहले माइनस h कॉमन ले लिया तो ये बचेगा माइनस h प्लस 6 अपॉन में माइनस h, ये कैंसिल। अब ये बताओ h में कुछ माइनस, वो 6 में कुछ माइनस हो रहा है जो बहुत छोटा है, तो 6 की तरफ ही जा रहा है ये, तो आंसर 6 हो गया। मीन्स RHL भी 6 आ गई, LHL भी 6 आ गई। और ध्यान से देखो यदि इस क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, तो हम क्या लिखेंगे, RHL भी 6 है, LHL भी 6 है, वैल्यू भी 6 है, कॉन्टिन्यूस है। मीन्स इस बात को मैं यहाँ लिख दूंगा, RHL इज इक्वल टू LHL
इज इक्वल टू वैल्यू एट द 6. दैट्स वाई एट x इक्वल टू 6 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. और इसी बात को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. कल तक हमने देखा था कि कॉन्टिन्यूटी का बेसिक जो है वो क्या है. अच्छा, बेसिक को समझने के लिए हमने ये देखा कि RHL और LHL हमें बराबर करनी है. क्यों करनी है उसका एक रीज़न था. और कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या बताया था, ग्राफिकली समझाया था कि कोई चीज़ लगातार है तो कॉन्टिन्यूस होगा. अच्छा, हर क्वेश्चन को ग्राफिकली समझना तो तुम्हें आना चाहिए. जैसे मान लो यदि मैं बात करूँ NCERT की, तो NCERT पता है स्टार्टिंग के क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन बताता है कि बच्चा इनको अटेम्प्ट करना सीख ले बस. जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, सपोज fx है और उसकी डेफिनेशन ऐसी है कि वो गिवन है x+3 या x-3 when x इज नॉट इक्वल टू 3. सपोज जब x 3 नहीं है तो x-3 है. और सपोज 3 पर वैल्यू वो कह रहा है कि 3 पर वैल्यू इसकी है 4, ऐसा दे दिया. अब मुझे नहीं आती कॉन्टिन्यूटी क्या है. मान लो, कह रहा क्यों नहीं आती, ऐसा मानना है कि हमें कॉन्टिन्यूटी नहीं आती है. इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए. तो हम जनरल कॉन्टिन्यूटी तो देख ही सकते हैं. अब मुझे ये बताना कि कोई ग्राफ बनता है तो एक्स एक्सिस पर बनता है. अब एक्स एक्सिस की यदि बात करें तो एक्स एक्सिस पे -∞ से इन्फाइनाइट तक के सारे पॉइंट्स हैं. ये मान लिया एक स्ट्रेट लाइन है, मान लें. अच्छा, मान नहीं पा रहे हो तुम, अब सही है, ठीक है. ये स्ट्रेट लाइन है. अच्छा ये बताओ, इधर -∞ मान लें, इधर इन्फाइनाइट मान लें, और 3 कहीं मानना पड़ेगा. 3 बीच में ले लिया. ओरिजिन भी लेना पड़ेगा, कहीं ओरिजिन ले लिया 0 0. अब मतलब ध्यान से समझना पहले. अब यदि मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं तो ये y इक्वल टू, मतलब इस लाइन को जब x 3 नहीं है तब ये लाइन है और 3 पर 4 है. कुछ नहीं तो कह रहा है. तो y इक्वल टू mx प्लस c की लाइन होती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन जाएगी. बेटा ये तो 11th क्लास का बेसिक फंडामेंटल है कि स्लोप पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन बन जाएगी. और सुनो, तुम ऐसा मत सोचो ही मत कि कोई लाइन कैसी बनती है. 9th क्लासेस सिखाते हैं कि डिफरेंट पॉइंट लिखो, रखो उसमें, और डिफरेंट तुम्हें मिलेंगे. एक्स के वैल्यू डालोगे वाई मिलेगी, उससे अपनी लाइन बना लो. तो रीजन तो ना हमेशा ऐसी जाती है. आप इसमें एक्स डालो, आपने तो बिना डाले निकाली. उसका रीजन है 11th क्लास में जब तुम पढ़ लोगे लाइन, या काश पढ़ी होती तो वहाँ पर तुम सीख लेते कि y इक्वल टू mx प्लस सी जो लाइन है वो m की वैल्यू यहाँ पर 1 है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 होता है. तो हम बता पा रहे हैं कि लाइन ऐसी चली जाएगी. अच्छा, ये लाइन 3,0 से पास होगी, तुम देख लो. x को 3 डालोगे तो y 0 हो जाएगा ना. तो 3,0 से जाने वाली लाइन बनेगी इस तरीके की. मीन्स इस लाइन को यदि मैं प्लॉट करूं तो ये लाइन कुछ ऐसी है. अब बस बात इतनी सी है कि मैंने जो लाइन ये कॉन्टिन्यू लाइन प्लॉट कर दी है, लगातार चल रही है. 3 पर यहाँ पर लाइन बननी नहीं, यहाँ पर बैक एंड स्पेस आएगा. ये क्यों? 3 की वैल्यू 4 है, तो 3 पर वैल्यू मुझे 4 दे रखी है. सपोज ये 4 है, यानी जब इस लाइन को बनाने के लिए हम निकलेंगे तो हम देखेंगे यहाँ से लेके, जैसे x को यहाँ से रख रहा हूँ मैं, तब कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है मुझे y की लगातार. 3 पे आते ही मुझे जंप मिला कि 3 के इधर उधर मैंने देखा तो 3 के उधर भी यही था, 3 के इधर भी यही था, लेकिन 3 पर वैल्यू 4 मिल रही है. इसका मतलब ये फंक्शन या फिर ये गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है भाई. अपने पेन को उठाना पड़ रहा है. तुम ये समझो कि हमें लाइन ऐसी बनाई, हमने इस तरीके से बनाते जा रहे हैं, और यहाँ आके पेन 3 पे 4 गया, फिर आगे जा रहे हैं. अच्छा, इसी बात को मैंने कहा कि आप ग्राफ बनाओगे बार बार. हालांकि आपको बेसिक कोई भी बुक होगी ना वो समझाएगी ग्राफिकली, जिससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बने. ऐसा नहीं है कि रटना स्टार्ट करना है कि कॉन्टिन्यूटी में क्या करते हैं. फिर समझ में आएगा कि ये सब काम करने के लिए हमें जो बेसिक फंडामेंटल है लिमिट वाला, कि RHL निकालना है और LHL. एक्चुअली ये भी मैंने देखो समझाया भी था कि क्यों निकालते हैं हम. RHL LHL से हमने क्या करते हैं हम लोग, 3 के थोड़ा सा आगे और 3 के थोड़ा सा पीछे चेक कर लेते हैं उस ग्राफ की वैल्यू, और इस केस में वो 0 आएगी.
यदि आप इसकी RHL निकालोगे, RHL, तो बेसिक फंडामेंटल जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग लिमिट h टेंस टू 0 f 3 + h रखेंगे और 3 + h यहाँ रखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, समझना x के प्लेस पे 3 + h यहाँ, तो 3 + h x की जगह आ गया माइनस का 3, ये आएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब h 0 की तरफ जा रहा है तो अल्टीमेटली ये वैल्यू 0 की तरफ चली जाएगी, 0 आ जाएगी, और है भी यहाँ पे 0 ही क्योंकि x एक्सिस पर ही वैल्यू है। ऐसे ही इसकी LHL निकालेंगे तो 3 - h रखेंगे, तब भी यहीं रखेंगे हम, वो भी 0 आ जाएगी। और वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू कितनी 4 दे रखी है। वैल्यू यदि 0 दे रखते तो ग्राफ ऐसे लगातार बन जाता। अब मेरी बात समझना, हम कॉन्टिन्यूटी का बेसिक समझना चाह रहे हैं, तो बेसिक तो ये कहता है कि आप एक बार ऑब्जर्व करो इस फंक्शन को। अच्छा, छोटे छोटे फंक्शन लेके समझ लें, फिर बड़े फंक्शंस जो तुम्हें लगता है हम ग्राफ ही नहीं बना पाएंगे सर, तो कोई भी व्यक्ति ग्राफ नहीं बना पाएगा, उसके लिए परेशान मत हो। 12th में हर क्वेश्चन ग्राफ से होगा भी नहीं। समझाने के लिए प्रोसेस समझ रहे हैं हम, नहीं ग्राफ तो बनते सबके हैं, सबके बन जाएंगे, लेकिन अब 12th लेवल पे तुम जब जितनी चीज़ पढ़ चुके हो अभी, तो सबके ग्राफ तो नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो डिफ्रेंसिएशन और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत कुछ पढ़ाएंगे जब सारे ग्राफ बनाने के लिए कैपेबिलिटी हमारी हो पाएगी, फिलहाल नहीं। तो उससे पहले हम RHL LHL और वैल्यू तो करेंगे, लेकिन मैं बताना चाह रहा था कि उसका यूज़ क्यों करते क्यों हैं, बात समझ में आ रही है। जैसे ये क्वेश्चन लिया, और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। जैसे देखना, एक क्वेश्चन दिया f(x) जो है 2x + 3 है जब x की वैल्यू सपोज > 0 है, और 2x - 3 है जब x की वैल्यू < 0 है। अच्छा, अब जैसे कोई कहे कि चेक द कॉन्टिन्यूटी, तो तुम्हारा मन क्या कर रहा है, चेक तो हर जगह करनी है भाई। मैंने ग्राफ बनाया था पूरे -∞ से इन्फिनिट पे ग्राफ बनाया, 3 पे क्यों चेक किया बताओ? क्योंकि 3 पे फंक्शन की डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ी सी है। वो कह रहे हैं 3 पे ये है और 3 नहीं है तो ये है। ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन को वो ये नहीं पूछ सकता कि बताओ 4 पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, पूछ सकता है। तो बताओ 4 पे आंसर क्या होगा, 4 x = 4 पे आंसर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि 4 पर ऐसी कोई बात नहीं है। यदि 4 पे चेक करोगे तो 4 पे मान लो ये पॉइंट बनना है, तो इसके इधर इधर वैल्यू सारी बराबर ही आएंगी वो, और उस पर भी आ रही है। कॉन्टिन्यूटी और लिमिट का मीनिंग समझने के लिए ग्राफ सीख रहे हैं बस हम लोग, कि हम 11th क्लास में जो कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे थे वो भी क्या है, और यहाँ पर हम मतलब 11th क्लास में लिमिट पढ़ रहे थे और 12th में आके कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं। देखो बोर्ड के हिसाब से तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक समझने के लिए तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको तुम्हें समझ के आगे बढ़ना चाहिए। आ रही है बात समझ में? अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया, अब मुझे 0 पे चेक करनी है। अब 0 पे मैं क्या लिखूंगा, बेसिक फंडामेंटल जो अभी तक सीख ली है मैंने, अब मैं RHL लिखूंगा डायरेक्ट 0 पे, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 और डायरेक्ट लिख दूंगा f 0 + h। अब 0 + h में कहाँ लूँगा, यहाँ पर या यहाँ पे बताओ? 0 + h तो मैं कौन सा लूँगा, ऊपर वाला या फिर ये वाला? क्यों? क्योंकि लिखा है यहाँ पे x 0 से बड़ा है, तो फंक्शन इसमें रखना है, मतलब एक ही है डेफिनेशन ये जो है। तो x के प्लेस पे क्या रखूँगा, 0 + h + 3, यस और नो? अच्छा, लिमिट h की कहाँ जा रही है, 0, तो h अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, तो 3 आ जाएगा। अब मैं LHL लिखूँगा, LHL लिमिट h टेंस टू 0 f, अब 0 - h, 0 माइनस में 0 से छोटा, तो कहाँ देखूँगा मैं, यहाँ पे 2 0 - h -3 लिमिट h टेंस टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा जब h, तो -3 आ रहा है। बताओ क्या बराबर है, बराबर नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, मना कर देंगे कॉन्टिन्यूस नहीं है। RHL इज नॉट इक्वल टू LHL।
सही है, बात फीलिंग समझ में आ रही है? ठीक है, और देख सकते हैं, जैसे मान लो, देखो एनसीईआरटी और कोई भी बुक स्टार्टिंग में जो छोटे छोटे क्वेश्चन देती है ना, वो तो बस सिखाती है कि बच्चा एक बार कॉन्टिन्यूटी से तैयार हो जाए कि ये है और लिखने का तरीका ये। और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज किसी ने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, मान लो मैंने क्वेश्चन ये दिया कि आप चेक करके बताओ ये फंक्शन, देखना आप, देखो ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब यार जब मैं कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस बोल रहा हूँ तो मुझे नंबर लाइन बस पूरे पे देखना है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक, कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट पर नहीं देखना है, पूरे में देखूंगा मैं। और पूरे पे देखने के लिए वास्तव में इसके ग्राफ का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है और इसके ग्राफ को बनाना। अब मॉडुलस फंक्शन बच्चा पढ़ के तो आता ही है। अच्छा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी में सेम इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है। अब हमारी समस्या क्या है, हम बच्चों को मॉड सॉल्व करना नहीं आता, उसमें ये क्वेश्चन रह जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस तरीके से हटा के, जैसे मैं अभी तक क्वेश्चन दे रहा था उस क्वेश्चन फ्रेम में सेट करना है। कैसे बनेगा वो, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है 0 और यहाँ -1 है, तो देखो यहाँ पे 3 रीजन बनेंगे, -1 से इधर, -1 से 0 और 0 से आगे, और इन तीनों रीजन में 0 आएगा यहाँ से। दो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है ये मॉड कब 0 हो रहा है, तो 0 पे, ये मॉड कब 0 होगा, -1 पे, तो -1 पहले आएगा क्योंकि 0 से छोटा है, फिर 0 आएगा, और कोई है ही नहीं, इधर इन्फाइनाइट इधर माइनस इन्फाइनाइट। अच्छा, अब बात आती है मॉड ओपन करना। तो यार हमारी जो बात हो रखी है, मॉड ओपन करने के लिए हम देखते हैं कि मॉड के अंदर वाली वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो नेगेटिव ओपन कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली वो पॉजिटिव हो जाएगा अपने आप ही। तो बताओ -1 से छोटी वैल्यू पे ये कैसा है, नेगेटिव। तो पहला मैं लिख देता हूँ -1 से छोटा -x, ये कैसा रहेगा, अच्छा तुमने कौन सी वैल्यू रखी बेटा, माइनस के, तो रखो ना यहाँ पे -2। बेटा हमने अंदर को देखने को बोला, सिर्फ अंदर देखना है, बाहर नहीं। इसको देखना है, इसको, इतने को, x इतने को देखना है बस। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव खोलना है। तो तुम एक एक्स्ट्रा नेगेटिव और लगाओगे और बाहर एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, मीन्स +x + 1। अब देखना दूसरा इंटरवल बनेगा -1 से 0। अब तुम्हें वो वैल्यूज डालनी है जो -1 से बड़ी हैं, 0 से छोटी हैं। जैसे माइनस का 1/2, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा -x। ये ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 क्योंकि माइनस का 1/2 डालोगे प्लस का बचेगा, तो बाहर माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा, ये ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट इंटरवल बचा x > 0, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, -x -1। पता है इतना सा क्वेश्चन जो दिया था वो तुमने जब एक्सटेंड किया तो वो क्वेश्चन बन गया, ये x से x कट जाएगा, +1 when x less than -1, -2x -1 when x -1 to 0। अच्छा इक्वल मैं लगा रहा हूँ, उसका रीजन भी बताता हूँ। ये x से x कट गया, -1 x > 0। आप कहोगे सर इक्वल तो था ही नहीं, आपने कैसे लगा लिया इक्वल। इक्वल तुम कहीं भी लगा लो, जैसे यहाँ इक्वल लगाओ, इसका मतलब है तुम x को -1 डाल रहे हो, तो -1 में वैल्यू निकाल के चेक कर लो कि -1 पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मिल रही कि नहीं मिल रही। तो देखो ये तो यहाँ देखो, ये तो कहीं पे भी -1 ही है, नेगेटिव किसी वैल्यू पर जब x -1 से छोटा है तो इस पूरे की वैल्यू सिर्फ +1 है, तुम अब x को डालो, -1 डालना है इसमें, +1 आ जाएगा। देखो ये हो गया 0, -1 रखो यहाँ पे 0, यहाँ बचा -1 का मॉड, +1 हो गया, +1 आ गया। अच्छा यहाँ डालते हैं, इसमें डालते हैं, इसमें x को रखना -1, +1 फिर आ गया, इसलिए मैंने इक्वल लगा दिया है। तुम इक्वल चाहो यहाँ पे भी लगा सकते हो। ऐसे ही 0 डालोगे ना तो वैल्यू -1 आएगी, ऊपर से देख लो और फिर नीचे देखो,
जैसे 0 डाला -1 आ गई, यहाँ 0 डाला -1 है ये। तो पता तुम्हारा क्वेश्चन वो ये है, जो ये क्वेश्चन है ना वो इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब बात आती है कि हम अब इस क्वेश्चन की कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे कि कहाँ ये डिसकॉन्टिन्यूस है। तो भाई साहब इसकी कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए तो पूरा नंबर लाइन है, लेकिन दिक्कत वाले जो पॉइंट है ना वो दो ही हैं, वो है -1 और 0। तो -1 और 0 पे चेक करना है। अब जिसने -1 और 0 पे RHL LHL से चेक कर लिया उसको समझ में आ जाएगा कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो अच्छा पता है डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। यदि -1 पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये -1 से छोटा है ना, यहाँ निकलेगी LHL। x जब छोटा है -1 से कम है तो LHL की वैल्यू, तो LHL की वैल्यू कितनी आ गई 1। RHL क्या होता है जब -1 से बड़ा है, तो यहाँ रखना -1, देखो तब भी 1 आ रहा है, तो RHL LHL के बराबर होगी, वैल्यू भी बराबर होगी। ये -1 पे कॉन्टिन्यूस है। 0 रखोगे यहाँ निकलेगी RHL, उसकी वैल्यू -1 है डायरेक्ट। जब यहाँ से LHL निकालोगे तो 0 रख के देख लो, -1 इसकी भी आ रही है। और अभी तो मैं ग्राफ बना के दिखाऊँ ना तो ग्राफ इसका कॉन्टिन्यूस बनेगा। इधर समझना है थोड़ी देर इसको, ग्राफ कैसे बनेगा इसका। इधर देखो, मुझे -1 से और 0 पे यहाँ देखना है, तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने ले लिया x एक्सिस। सपोज 2 पॉइंट डिसाइड कर लिए, -1 और 0। इधर देखो -1 से पीछे क्या आएगा 1, तो y = 1 की लाइन मैंने ये मान ली। -1 से 0 के बीच में स्ट्रेट लाइन है व्योम, ये जो स्ट्रेट लाइन है इतनी सी, हालांकि 11वीं क्लास में बच्चा का पढ़ने का समझ में आनी चाहिए, नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है ये, इस तरह की स्लोप बनेगी ऐसी करके। और एक बात बताएं, ये 0 कब होगा, किस x पर होगा 0, देखो -1/2 पे, तो -1/2 से पास होगी, तो ये लाइन बनेगी इस तरीके की ऐसी, और 0 से आगे ये y = -1 की ऐसी लाइन बन जाएगी। पता ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, लगातार कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। मीन्स देखो क्वेश्चन तो नो डाउट बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बच्चे से क्यों नहीं हो पाता है, NCERT में दिया हुआ क्वेश्चन है। हमें मॉड सॉल्व करना नहीं आता एक बात, और ग्राफ नहीं आते, और ये बच्चा जैसे क्वेश्चन दे देंगे ना वो ये लिख ही नहीं पाएगा उसके बाद, और हम एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं एकदम सिंपल ही बात कर रहा था जिसमें कुछ नहीं करना था, फंक्शन सीधे दे दिया जाता था। अब मैंने एक बार मॉड ले लिया तो तुम्हें लगा कि ये है क्या प्रोसीजर। तो जैसे मान लो इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं देता, मैं ऐसे देता तो कर ही लेते ना, तो -1 पे चेक करते, 1 पे चेक करते। जैसे NCERT के अंदर ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देखना वो कहेगा fx जो है fx की वैल्यू जो है वो ऐसी है, fx = 5 है जब x की वैल्यू <0 है। फिर ये कह देगा कि ये इसकी वैल्यू x है जब x 0 से 2 है। फिर इसकी वैल्यू -10 है जब x > 2 है। जब ऐसा कुछ दे देगा तो तुम कर ही लेंगे ना, लेकिन चेक कहाँ करेंगे अब हम, 0 पे और 2 पे, क्योंकि बाकी सब जगह तो 5 है, तो 5 ही आ रहा है वो तो लगातार। 0 से 2 के बीच में x है और 2 के बाद -10 है। अच्छा ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना, मान लो अपने पास क्या कहते हैं, जैसे NCERT कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया, ये fx समझना बेटा, अब तुम्हारे लिए समझा रहे हैं इसको, ठीक है। fx 2x + 3 है और इसमें लिखा हुआ है x के वैल्यू < ≤ 2 है, और उसका 2x - 3 है, x > 2। सुनो पहले तो इस क्वेश्चंस को आप एकदम ध्यान से समझो आज, है ना। लिखने के स्टेप्स तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, तुरंत ही ऐसे लिखे जाएंगे, और रीजन समझा दूंगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी RHL, और जब RHL लिखे ना तो राइट साइड में देखना है। अच्छा ये बताओ 2 का राइट का मतलब क्या होता है, 2 से थोड़ा सा आगे,
तो ये कह रहा है ना एच एक्स ग्रेटर देन 2, तो ये 2 से आगे की बात करेगा। मतलब आप यहाँ पर लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। बेटा देखो अभी मैं इन बच्चों को समझा रहा था कि h 0 ही होती है हमेशा, और 0 का मतलब है 2 से थोड़ा सा आगे। तुमने 2 प्लस h लिखा है और तुम 2 से जस्ट आगे बात कर रहे हो, तो h की वैल्यू तो बहुत छोटी हो गई ना भाई, तो 0 हो गई वो एक तरीके से। हाँ लेकिन लिमिट की बात है तो उसमें कहते हैं टेंडिंग टू 0 हो गई, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 0 हो गया तो हम 2 पे बात कर जाएंगे। और लिमिट ये नहीं कहती कि 2 पे बात कर रही है, वो 2 पे टेंड कर रहा है x, और राइट हैंड साइड से टेंड कर रहा है तो उसको बोलते हैं RHL। राइट हैंड साइड से हम 2 की तरफ आ रहे हैं, तो एकदम 2 के जस्ट बगल में है। अच्छा अब देखो fx होता है तो यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब मुझे लिखना है 2 प्लस एच, तो पहले तो मुझे पहचानना पड़ेगा कि 2 से बड़ी वैल्यू कहाँ है, वो ये है, तो मुझे ये लिखना है, और इस x की जगह मुझे अब ये लिखना है। ध्यान समझना आराम से एकदम। तो मैं अगला स्टेप लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, अब 2, तो ये 2 आ गया। अब x के प्लेस पे x नहीं आना है, ये आना है, तो 2 प्लस एच आ गया -3। अब ये लीनियर है एकदम, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 से अंदर इंटू करो बेटा, अंदर इंटू करो या फिर तुम डायरेक्ट इसको 0 रख दो फिर इंटू कर दो, लीनियर फंक्शन फर्क नहीं पड़ेगा। या देख लो 4 हो गया 2 इंटू 2 प्लस 2h हो गया -3 हो गया, और h कहाँ जा रहा है 0। जब h 0 जाएगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, इतनी सी चीज़, तो 4 - 3 1 आ जाएगा। RHL आ गई। LHL LHL उसमें लिखेंगे लिमिट ऐसे ही h टेंस टू 0 f2 माइनस h, 2 से पीछे, तो 2 से छोटी वैल्यू पे कहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे ना, x लेस देन 2, 2 से छोटा यही है, तो अब ये वाली डेफिनेशन लेंगे हम फंक्शन की, तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो 2 ब्रैकेट 2 माइनस h और प्लस 3 है, यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया, 4 2h प्लस 3 h, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट लिखी हुई है। अब h को 0 जाएंगे तो 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। तो RHL और LHL बराबर नहीं है, तो कह देंगे फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के लिए जो बात बता रखी है तीनों इक्वल होने चाहिए, RHL LHL और वैल्यू। तो हम कहोगे वैल्यू कहाँ से आएगी, जहाँ से इक्वल का साइन लगा है, तो वैल्यू 7 आ जाएगी, तो वैल्यू भी लिख लो चाहो तो f2 7। देखो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस इसलिए है, जब ग्राफ बनाओगे ना तो इस जगह दिक्कत होगी, इस जगह वैल्यू एक बार आएगी 1 और एक बार आएगी 7, इतना बड़ा गैप आएगा। और ग्राफ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा थोड़ा समझना चाहते हो, नहीं तो देखो एक बात बताएं, ये लिखना तो सीखो पहले, तो समझ बाद में लेना, फिर पहले लिखना तो आ जाना है, समझ लेंगे धीरे धीरे। एक बार मैंने कोशिश कर दी, अब मान लो फिर भी थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बच्चों के हर किसी के दिमाग एक जैसे नहीं है, तो ये लिखना जरूर सीखो। बोर्ड में कम से कम ऐसा छाप के आओगे तो समझ में आएगी RHL लिखना आता है, LHL आता है, और मीनिंग समझ में आ रहा है तुम्हें क्या करना है, इतना सा काम है। ऐसे अब और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और मैं इसके बेसिक क्वेश्चन इसलिए लेना चाह रहा हूँ कि कम से कम NCERT के बेसिक क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर ले रहे हैं और देख ले रहे हैं कि क्वेश्चन को। जैसे अगली बात कर लें हम लोग, एक बार एक इजी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे सपोज मैंने ये लिया, क्वेश्चन नंबर इसका 8 है, f(x) इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x। अब मॉड वाला इजी फंक्शन दे रखा है, x नॉट इक्वल टू 0, और फिर कह रहे हैं 0 पे 0 है। ये क्वेश्चन है। अच्छा पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में लिखने की जो स्टाइल है वो समझो। पिछला क्वेश्चन क्या कह रहा था बताना, 2 से छोटा और 2 से बड़ा, ये कह रहा था। ये ऐसा नहीं कह रहा है
ये 2 से छोटा 2 से बड़ा नहीं कह रहा, देखो ये कैसे लिखा हुआ है इसने, हाँ ये बस कह रहा है 0 से इक्वल नहीं है भैया। हाँ इसका मतलब है छोटा बड़ा कहाँ गया, छोटे बड़े वाली जो जिम्मेदारी है सब इसके पास है, छोटा भी यही रखना है बड़ा भी यही रखना है। एक बात बताएं तुम्हें, ये मॉड है, वैसे ही 0 से बड़ी और 0 से छोटी वैल्यू पे ये ओपन होगा, तो तुम चाहो ना इस डेफिनेशन को पहले ऐसे लिखो, जब x 0 से बड़ा है तो पता मॉड x हो जाएगा x, सुनना 0 से बड़ी वैल्यूज पर ये प्लस x ही तो खुलेगा, ये चीज समझो पहले। मॉड खोलने का जो बेसिक तरीका बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी मॉड का क्वेश्चन किया था, अंदर 0 पे 0 हो जाएगा, 0 से बड़ी वैल्यू मतलब पॉजिटिव रख रहे हो तो पॉजिटिव का पॉजिटिव खुल गया, और 0 से छोटी वैल्यू यानी नेगेटिव वैल्यूज पे तो नेगेटिव वैल्यूज तुम रख रहे हो, मतलब x जैसे माइनस का 5 है तो भाई साहब माइनस लगा दो और फिर लिख दो माइनस का 5 तो प्लस का 5 हो जाएगा, इसलिए कहते हैं नेगेटिव खुलता है ये पॉजिटिव ही। तो बस इसी इंटरवल में इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो जब x होगा तो x अपॉन x 1 हो जाएगा, और लेस देन 0 पे माइनस x अपॉन x माइनस 1 होगा, और 0 पे 0। मतलब तुमने यदि मॉड आता है तुम्हें तो तुम इस क्वेश्चन को पहले ऐसे लिख लोगे बस, है मॉड हमेशा 2 ही बार खुलता है भाई, क्रिटिकल पॉइंट से आगे उससे पीछे। अब पता है इसने, अब ये क्वेश्चन पिछला बन गया, पिछले जैसा ही। अब हम RHL निकालेंगे यहाँ से, LHL यहाँ से, वैल्यू यहाँ से, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो RHL की वैल्यू, अब कुछ रखने के लिए नहीं है, 1 है वैल्यू तो, नहीं तुम जैसे मान लो ये लिखते हो तुम, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h, तो 0 से बड़ी वैल्यूज पे 1, अब यहाँ पे ये x है, अब fx है तो x तो है ही नहीं इसके पास, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो 1 आ जाएगी। सिमिलरली LHL कितनी आ जाएगी -1, और वैल्यू कितनी है 0। तो फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है।